आज खत्म हो सकता है वैक्सीन का इंतजार। साल के पहले दिन हमें यह खुशखबरी मिल सकती है। 12 बजे वैक्सीन की मंजूरी को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। सीडीएसओ की बैठक में वैक्सीन को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और फाइजर जो कि अमेरिकी कंपनी है, वो रेस में सबसे आगे चल रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कुमार, आज अहम मीटिंग और इस बीच इस खबर का आना कि WHO ने मान्यता दे दी है फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को, यह कितना अहम, आज क्या फैसला हो जाना है कि कौन सी वैक्सीन को इंडिया में इजाजत मिलनी? देखिए समीर, जहां तक वैक्सीन की बात है तो एस्ट्राजेनिका और सीरम जो इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिलके जो ऑक्सफोर्ड वाले ने बनाया है वैक्सीन, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा इसलिए भी लगते हैं क्योंकि एक तो ये थोड़ा देसी वैक्सीन है, क्योंकि इसका एक हिस्सा देश में मतलब ट्रायल हुआ है, सेकंड फेज और थर्ड फेज का, और ऑक्सफोर्ड ने इसे लंदन में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इनके डेटा जितने आए थे, एफिकेसी वगैरह शायद चेक कर लिया होगा 2 दिनों में पिछले रेगुलेटरीज ने, क्योंकि रेगुलेटरों का कहना था कि जिस हिसाब से वैक्सीन की एफिकेसी है उसको लेकर उनको कहीं न कहीं थोड़े बहुत संदेह था, और जो मैक्सिमम डेटा था वो उन्होंने भेज दिया था, और उसमें मुहर तब लग गई जब लंदन में उनको अप्रूवल मिल गया। जहां तक फाइजर की बात है तो फाइजर को लेकर कई सारे संशय थे, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग देशों में उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, तो जो रेगुलेटर्स हैं वो अभी और भी उनका डेटा अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन जो सबसे फ्रंट रनर है समीर, वो सीरम इंस्टीट्यूट का है, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि नए साल की पहली खबर शायद सीरम इंस्टीट्यूट लेके आए कि उनको वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। इसके अलावा भारत बायोटेक की भी अगर बात करें तो उनसे भी डेटा वगैरह मांगा गया था और उनका भी एनालिसिस चल रहा है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि सीरम और भारत बायोटेक की अगर हम ट्रायल की बात करें तो 15 से 20 दिनों का फर्क है दोनों के ट्रायल में। थर्ड फेज के ट्रायल में सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 दिन पहले शुरू किया था और भारत बायोटेक ने 15 दिन बाद शुरू किया था, तो नेचुरली है कि डेटा भी जो है वो 15 दिन बाद उनका आएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब भी सीरम को मिले उसके 10 से 15 दिन बाद भारत बायोटेक को भी मिल जाएगा, क्योंकि सारे जो फेजेस का डेटा है वो सब कुछ उसी पर निर्भर कर रहा है। मान लीजिए किसी को एक डोज मिला, एक डोज में कितने एंटीबॉडीज बने, एक डोज का कितना असर पड़ा आपके शरीर पर, दूसरा डोज जब पड़ा तो दूसरे डोज का कितना असर पड़ा, उसकी इफिकेसी क्या है, ये सारा कुछ डेटा उम्र के लिहाज से किसी को 55 साल को पड़ा, किसी को 40 साल को पड़ा, किसी को 20 साल को पड़ा, तो इस हिसाब से जो कई सारे डेटा इकट्ठे किए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, उन डेटा का एक तरह से जो रेगुलेटर्स हैं वो पूरा अध्ययन कर रहे हैं, और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि सीरम फ्रंट रनर में है। आगे रेगुलेटर्स को अगर लगता है कि फाइजर की कोविशील्ड वैक्सीन है वो फ्रंट रनर मानी जा रही है, इसी को लेकर सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि इसको आज अप्रूवल मिल जाए। लेकिन एक से ज्यादा कंपनियों की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल सकता है क्या कुमार कुंदन, या ये माना जाए कि कोई एक नाम ही आगे आने वाला है आज? अब देखिए, जिस हिसाब से एक 2-3 बात और भी है। आपको याद होगा कि स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसका रशिया में इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। हाँ। और उसका भी फेज 3 का ट्रायल हिंदुस्तान में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो चूंकि फेज 3 के डाटा के आधार पर किसी भी कंपनी को इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है, तो स्पुतनिक भी कहीं ना कहीं एक इस पूरे फ्रंट रनिंग में है, क्योंकि यदि अगर थर्ड फेज के ट्रायल का डेटा से वो संतुष्ट हो जाते हैं रेगुलेटर, तो स्पुतनिक को भी दिया जा सकता है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया था कि रशिया से एक बड़ी खेप जो है वैक्सीन की, स्पुतनिक की, हमारे यहाँ आ रही है। तो कई सारी चीजें एक साथ इंगित करती है कि संभव है कि स्पुतनिक भी एक बड़ा नाम हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने जो अपना दायरा दिया था डेटा का, उसमें स्पुतनिक ने भी अपना डाला था, और ये कहा था कि रशिया में हम ऑलरेडी, हमें अप्रूवल मिल चुका है, और इंडिया में हम थर्ड फेज, जो कि हिंदुस्तान में डॉक्टर रेड्डी लैब काफ़ी पॉपुलर है, उनके साथ मिलकर हम कर रहे हैं। तो सरकार ने, जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने उनसे और भी ज़्यादा डेटा मांगा था और कई सारे सवाल किए थे। संभव है यदि उन सवालों को वो संतुष्ट कर देते हैं रेगुलेटर्स को, तो उन पे भी एक कंसिडरिंग हो सकता है और उनको भी मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आती है कि हिंदुस्तान जो है, रेगुलेटर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं कई सारे मामलों में। जैसे समीर, मैं आपको बताऊं, दूसरे देशों में 10-10, 15-15 लोगों पे ह्यूमन ट्रायल करके उन्होंने वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ थर्ड फेज के लिए 25,000 लोग, 30,000 लोग,
हजारों लोगों पे जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक उस ट्रायल का डेटा को आधार बनाया जाएगा और उसी पे वैक्सीन ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर अनूप देखिए, थोड़ी देर पहले हम इन्हीं बातों का तो जिक्र कर रहे थे कि भाई साइड इफेक्ट्स को लेकर जो लोग चिंतित हैं, रिएक्शंस को लेकर जो चिंतित हैं, उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने ये पूरा भरोसा दिलाया है और पूरी तरह से जांच परख लिया गया। उसके बाद ही आज हम इस फेज में हैं कि खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप, या बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, जब तक फेज 3 ट्रायल्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर लेंगे, वो किसी भी दबाव में इसको अप्रूव नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए वो टिपिकली इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी कितनी है हाई रिस्क पॉपुलेशन में, और जो वनरेबल ग्रुप है उसको देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं एफिकेसी कितनी है। अगर किसी वैक्सीन की 70% की एफिकेसी और उसके ऊपर है, तब हम इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ, ये वैक्सीन जो है प्रभावित कर सकती है इस डिजीज को और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकती है। ये दोनों चीजों को देखा जा रहा है। और जैसे बिल्कुल सही कहा, इंडिया 130 करोड़ का देश है। यहाँ पर आपको नंबर्स को मैटर करता ही है। आप 10-20 पेशेंट्स के डाटा को नहीं आप आगे अप्रूव कर सकते। इट हैज टू बी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, ओनली देन यू कैन एनालाइज एंड गिव योर डिसीजन। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। वी हैव टू टेक इट सीरियसली and very hopefully I think today or maybe in the next week we'll get this vaccine. अच्छा, ये फाइजर कंपनी की डॉक्टर अनूप जो दावेदारी है, उसे आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? अमेरिका में हम देख रहे हैं इस्तेमाल हो रही है, WHO की तरफ से भी मान्यता मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ का जो डेटा है वो कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। क्या इस बात को वरीयता मिलनी चाहिए कि WHO से अप्रूवल हासिल हो चुका है फाइजर को, उसके आधार पर हम भी मान्यता दे दें? देखिए, बिल्कुल, देखिए फाइजर वैक्सीन को ऑलरेडी US, UK और WHO ने भी दे दिया और बाकी काफी यूरोपियन कंट्रीज में भी वो लगाई जा रही है। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बताया, भारत के रेगुलेटर्स दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दिस इज वेरी गुड फॉर आवर इंडियन पीपल। बिल्कुल, वो ये देखना चाहेंगे कि जो डाटा एनालाइज किया गया है, क्या वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लागू होगा कि नहीं होगा, बिकॉज हमें इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है। सबसे दूसरी बात ये है कि ये वैक्सीन जो है mRNA है, जो वायरस का, उससे बनी है, इसलिए ये बड़ी स्टेबल वैक्सीन नहीं है। इसको में -70 से -90 पे स्टोर करना पड़ता है। भारत जैसे देश में इसको करना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। इसलिए जो रेगुलेटर्स हैं वो देखेंगे कि इसके अलावा अगर कोई दूसरी वैक्सीन हमारे आगे है तो पहले उसको वो एक तरह की प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि आपने देखा ऑक्सफोर्ड वाली, जिसको हम अपने फ्रिज नॉर्मल टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने बताई। और इस बीच अमेरिका में कोरोना ने तोड़े मौत के सारे रिकॉर्ड। अमेरिका में 24 घंटे में 3900 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 3900 लोगों की जान ले ली है अमेरिका में कोरोना ने। फिर अमेरिका में एक दिन में हुई मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। तो देखिए, अमेरिका की भी चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि संक्रमण का दायरा एक बार फिर बढ़ता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। भारत जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जुदा परिस्थितियां, जुदा हालात नजर आ रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर अमेरिका में। वहीं ब्रिटेन के बाद यूक्रेन में भी नए स्ट्रेन के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन में एक साथ कोरोना के 5 नए स्ट्रेन मिले हैं। यूक्रेन में कोरोना वायरस के जिन नए आनुवांशिक वेरिएंट्स की पहचान की गई है वो हैं B1, B1.1, B1.1.1, V1.1 और V2। ये बिल्कुल नए वेरिएंट्स मिल गए हैं। 5 नए स्ट्रेन मिल गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में जाहिर है चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और डॉक्टर अनूप, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नए नए वेरिएंट्स अब सामने आ रहे हैं और नया स्ट्रेन जो ब्रिटेन वाला नया स्ट्रेन है, उसके कई केसेस इंडिया में भी इस वक्त सामने आ चुके हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है? और ये जो वैक्सीन का अप्रूवल मिलने जा रहा है, ये वैक्सीन नए स्ट्रेन के केसेस में भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी ना, जैसे कि पुराने वायरस पर? देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, जो ये हम जो वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, जो नया स्ट्रेन यूके में पाया गया था B117 जी, आप ये देखें, इसमें एक वेरिएशन नहीं, इसमें 17 म्यूटेशंस थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन N501Y था। ये म्यूटेशन क्या होता है कि वायरस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक होता है, उसमें म्यूटेशन हो गया है। तो जब ये हमारे होस्ट में जाके अटैक करता था, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बनाती थी। अब क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया है, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद हमारी एंटीबॉडी उस पर इफेक्टिव ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीन जब बनाई जाती है,
उसमें सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर साइट के अगेंस्ट नहीं वो उसको बनाया जाता है, वायरस के डिफरेंट पार्ट्स को लिया जाता है। तो इसलिए ये आशंका अभी ऐसी नहीं की जा रही है कि जो वैक्सीन अभी आ चुकी है वो इस म्यूटेंट के ऊपर प्रभावशाली नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम रिसर्च चल रही है म्यूटेशंस वायरस के ऊपर भी कि क्या ये वैक्सीन पे प्रभावशाली होगी कि नहीं। बट अभी तक जो डाटा आया है उसके हिसाब से वैक्सीन उसके ऊपर भी प्रभावी होगी, तो इसलिए कुछ उसके ऊपर भी प्रभावी होगी, इसलिए चिंता की बात नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।